गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हम क्लास ट्वेल्थ का अपना नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ का सबसे पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, ये वही सीरीज है जिसमें 11th और 12th के सारे चैप्टर के वीडियोज आएंगे, ए टू जेड वीडियोज आएंगे। पूरे एनसीईआरटी के बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जेई मेंस तक हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कुछ नया। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज चार्ज। चार्ज होता क्या है? तो चार्ज सर किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसी भी मैटर का, मैटर क्या होता है सर? मैटर वो ऐसी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो चार्ज प्रॉपर्टी होता है एक मैटर का, जिसके वजह से वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है सर? या तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी रीजन में तो वहां पे भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो जैसे कि आपके घर के आसपास फील्ड होगा जहां पे आप लोग खेलने जाते होंगे क्रिकेट फुटबॉल, वैसे ही वो फील्ड या वो एरिया, वो 3D रीजन जिसमें एक चार्ज बेसिकली फोर्स लगा सके किसी के ऊपर, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह अगर मैं किसी मैग्नेट के बारे में बात करूं, वो मैग्नेट अगर किसी 3D रीजन में कोई फोर्स लगा पा रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो वो उस रीजन का उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट कहलाएगा। है बात समझ में? तो फील्ड क्या है सर? वही 3D स्पेस होता है सर जिसके अंदर चार्ज फोर्स लगा सकता है तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेट अगर फोर्स लगा सकता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो बात कर रहे थे हम चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चार्ज, तो इनका थोड़ा मोटापा बढ़ाया जाए और लिखा जाए। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑफ मैटर बाय बाय virtue of which, comma, it experiences, it experiences force, it experiences force in any electromagnetic, electromagnetic फील्ड। आया क्या बात समझ में? चार्ज क्या है सर? सर मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उसके ऊपर फोर्स लग सके। कब? जब वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हो तब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज अ बॉडी अटेन चार्ज। एक बॉडी चार्ज कैसे अपने ऊपर लेगी? एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इन भाई साहब को जरा बंद कर दें वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, चलिए, तो ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, चलिए। तो हाउ डज अ बॉडी अटेन चार्ज। एक बॉडी चार्ज कैसे लेगी? तो सर बॉडी के ऊपर चार्ज तब आएगा जब बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन ले या तो इलेक्ट्रॉन दे। कभी भी अगर बॉडी के ऊपर चार्ज लाना है तो सर या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा सर, सब प्रोटॉन आया नहीं जा सकता क्या? नहीं, आपके लिए अभी प्रोटॉन आया जा नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि जब भी हम किसी भी एटम के बारे में बात करेंगे तो एटम का सेंट्रल मोस्ट पार्ट आपने पढ़ा होगा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं बाउंडेड स्टेट में। बाउंडेड स्टेट में यानी प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या है सर? बाउंड है, उनको पकड़ के रखा हुआ है न्यूक्लियस ने। और इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन फ्री टू रिवॉल्व इन शेल है, वो शेल्स में फ्रीली रिवॉल्व कर सकते हैं। तो कौन मूव करेगा सर? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सर बाइंड कर रखा है किसने सर? न्यूक्लियस ने। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कौन चार्ज मूव करेगा तो सर हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कब किसी बॉडी पे चार्ज आएगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या तो आ जाए या तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला जाए। क्लियर? तो साथ साथ लिखिए, हाउ अ बॉडी अटेन चार्ज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है सर? ई अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ई के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये सर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आगे मैं इलेक्ट्रॉन को इसी ई बार से दिखाऊंगा। अभी तो आपको लिख के दिखा दिया, अब आगे मैं जब भी इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो ई पे बार लगा दूंगा, समझ जाना वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सर जब भी किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जब भी किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपने पढ़ रखा होगा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज, बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। आया क्या बात समझ में? और अगर उसी तरह कोई पूछे कि अगर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये बॉडी न्यूट्रल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, सर इसमें से नेगेटिव जो था वो चला गया, तो क्या बचा होगा सर? पॉजिटिव बचा होगा, क्योंकि वही पॉजिटिव नेगेटिव मिला के तो न्यूट्रल बना रहे होंगे ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बच गया? पॉजिटिव बच गया। तो बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी नहीं, विल एक्वायर लिख लो, विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। आए के बाद समझ में? यहां से भी ये डी हटा दो और ये हटा दो, विल एक्वायर कर दो, विल एक्वायर। अच्छा लग रहा है दिखने में, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? जब भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा बॉडी? न्यूट्रल बॉडी। कौन सा बॉडी? न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो इसमें लिख ले, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, ठीक है। कौन से, हाँ भैया आ जाए इधर, हाँ कौन से बॉडी की बात हो रही है? न्यूट्रल बॉडी। इफ बॉडी इज न्यूट्रल, इफ बॉडी इज इनिशियली न्यूट्रल, अगर स्टार्टिंग में बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, तो ऐसा कंडीशन होगा। बॉडी इज इनिशियली न्यूट्रल, तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी से, ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं। हाँ चलिए, क्वार्क्स क्या होते हैं? अब आपने पढ़ा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पढ़ा है क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स? हाँ सर, एटम में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें आपने क्या पढ़ा होगा? इसमें आपने पढ़ा होगा सर जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं सर? प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं सर? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं सर? न्यूट्रॉन होते हैं। आया क्या बात समझ में? हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब सर ये क्वार्क्स क्या हैं? तो ये क्वार्क अपने सब न्यूक्लिक पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब न्यूक्लिक पार्टिकल होते हैं, सब न्यूक्लिक पार्टिकल होते हैं। मतलब सर वो एटम के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ये सब न्यूक्लिक पार्टिकल होते हैं, यानी न्यूक्लियस इनसे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं सर? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या? अगर मैं इन दोनों का बात करूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है मिला जुला के?
न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये कहाँ मिलते हैं? ये हमेशा इनसाइड न्यूक्लियस मिलेंगे। ये हमेशा कहाँ मिलेंगे? इनसाइड न्यूक्लियस मिलेंगे। हमेशा कहाँ मिलेंगे? इनसाइड न्यूक्लियस मिलेंगे। हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे? इनसाइड न्यूक्लियस मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन शेल्स में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? शेल्स में मिलेंगे। अब अगर बात करें सब न्यूक्लिक पार्टिकल का, तो सब न्यूक्लिक पार्टिकल यानी जिससे न्यूक्लियस बना हो, तो न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होंगे? वो बने होंगे क्वार्क से। बात समझ आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बनेंगे सर? क्वार्क से बनेंगे। सर तो प्रोटॉन का कुछ ना कुछ चार्ज होगा, न्यूट्रॉन तो सर चार्जलेस होता है, तो क्या क्वार्क चार्ज होगा? हाँ, बेसिकली क्वार्क क्या होगा? क्वार्क विल बी चार्ज। क्वार्क विल बी ऑल्सो चार्ज पार्टिकल। तो दे आर ऑल्सो चार्ज पार्टिकल। दे आर ऑल्सो चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स। आया क्या बात समझ में? दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, दो तरह के, ठीक है। टू टाइप्स लिख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो पहला लिख लीजिए अप क्वार्क होता है, अप क्वार्क होता है। दूसरा लिख लीजिए डाउन क्वार्क होता है। दूसरा क्या होता है? डाउन क्वार्क होता है। चलिए जल्दी इसको लिखिए, मैं देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। हाँ चलिए, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है आपका। चलिए बताइए फिर, आपके एक हो गए अप क्वार्क, एक हो गए डाउन क्वार्क। अगर ये आपके चार्ज हो गए तो चलिए, अब इसमें जो अप क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क होता है उस पर कितने कितने चार्जेस होते हैं, तो जरा उनको देख लिया जाए। चलिए उनको भी देख लिया जाए, आइए। चलिए देखा जाए। अगर मैं अपक्वार्क का बात करूं, अपक्वार्क का, तो अपक्वार्क पे जो चार्ज होते हैं वो हमेशा +2e/3 होंगे, +2e/3 होंगे। अगर मैं डाउन क्वार्क पे बात करूं तो इस पे -e/3 चार्ज होंगे। बात समझ में आया क्या? अपक्वार्क पे अगर मैं चार्ज बात करूं तो +2e/3 होंगे, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ ई कर दो, ठीक है। अगर मैं अप क्वार्क पे बात करूं तो +2/3 चार्ज होगा, डाउन क्वार्क पे -e/3 चार्ज होगा। यानी कि सर जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? ई होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई होता है। तो e/3 चार्ज भी होगा, +2/3 चार्ज भी होंगे। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है सर, लेकिन ये तो कहीं लेते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये सब न्यूक्लिक पार्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाएंगे, तो इसका हमें कोई भी काम नहीं है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है, तो हाँ होता है, क्वार्क्स होते हैं सर। अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है। कोई पूछे अप क्वार्क में कितना चार्ज होता है, तो +2/3 चार्ज होता है। डाउन क्वार्क में कितना चार्ज होता है? -e/3 चार्ज होता है। क्लियर? अब सर बात करते हैं कि अगर ये सब न्यूक्लिक पार्टिकल हैं तो ये मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना कैसे रहे? तो अगर मैं न्यूट्रॉन का बात करूंगा, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन का, चलिए अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन जो क्वार्क से बनेगा सर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वार्क से बनेगा। आया क्या बात समझ में सर? तभी ये क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, तभी ये न्यूट्रॉन होगा। अगर कोई बात करे प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन जो होगा सर वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्वार्क से बनेगा। ये जो बनेगा ये हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव क्वार्क से बनेगा, इसमें नेगेटिव वाला क्वार्क नहीं होगा। यानी इसमें डाउन क्वार्क कभी भी नहीं होगा, इसमें हमेशा अप क्वार्क होगा। लेकिन न्यूट्रॉन में अप क्वार्क डाउन क्वार्क से मिलके बना होगा। क्लियर? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पे चार्ज जो होता है वो चार्ज की वैल्यू लिख लीजिएगा। अगर मैं ई का बात करूं तो जो चार्ज होता है ई पे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम -1.6 इंटू 10 माइनस लिख लेना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर कोई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये कितना होता है? तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास का इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हमने पढ़ रखा है सर कि टाइप्स ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो हमने दो तरह के पढ़ रखे हैं। हमने कौन कौन से पढ़ रखे हैं सर? दो तरह के। पहला हमने क्या पढ़ रखा है सर? हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ रखा है सर? इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने पढ़ रखा है सर पॉजिटिव चार्ज।
पहला तो हो जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज। क्या हो रहा है भाई, आज लिखा नहीं जा रहा है। हाँ चलिए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है सर? तो आर कैरीड बाई प्रोटॉन्स, कैरीड बाई प्रोटॉन्स। है क्या बात समझ में? अच्छा, अगर बात पूछा जाए कितना चार्ज होता है, तो होता है सर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है सर? एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सर? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा चार्ज होता है सर? तो दूसरा होता है सर नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है सर नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये कौन कैरी करेगा सर? तो कैरीड बाई इलेक्ट्रॉन्स, कैरीड बाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई पूछे कितना चार्ज होता है, तो हम बोल देंगे सर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कूलम्ब क्या होता है सर? ये कूलम्ब बेसिकली चार्ज का यूनिट होता है। कूलम्ब क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है। जैसे रोकड़े का यूनिट हमारे इंडिया में क्या है? रुपीज है। वैसे चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्ब। कौन सा यूनिट है सर? सर हमारे यहाँ तो रुपीज भी है, पैसे भी पहले चलते थे, तो ये अपना एसआई यूनिट है। कौन सा अपना एसआई यूनिट? चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। तो सर एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज। अब कुछ लोग हैं वो क्या कहेंगे सर न्यूट्रल। अबे न्यूट्रल कोई चार्ज थोड़ी होता है? न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल कोई चार्ज ना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल का बात करे तो सर उस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं? नहीं बेटा, चार्ज तो है, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। ध्यान से सुनना, न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास चार्ज ही नहीं है सर, उसके पास चार्ज है, बट जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल कहलाता है। अगर इन दोनों में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज वाले में हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है बॉडी, इसका मतलब उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, तभी वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा होगा। तो लिख लेना यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी। अगर न्यूट्रल बॉडी का कोई बात पूछ ले कि न्यूट्रल बॉडी मीन्स, न्यूट्रल बॉडी मीन्स number of protons is equal to number of electrons, therefore no net charge, अगर इसमें पूछे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो प्रोटॉन ज्यादा होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़े। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सर अभी आपने बताया एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब होता है, कूलम्ब, ठीक है। 10th में भी पढ़ा होगा। कैपिटल सी से इसको दिखाते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं? तो अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज लिख लीजिए सर। एक होता है स्टैट कूलम्ब। एक क्या होता है सर? स्टैट कूलम्ब, जिसको हम और क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर ESU, यानी कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये कितना होता है सर? तो 1 ESU नहीं, 1 कूलम्ब जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU होता है। आगे क्या बात समझे? एक कूलम्ब जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU होता है। ये सर स्टैट कूलम्ब जो है ये कौन सा यूनिट है? तो ये अपना CGS यूनिट है। कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट है, ठीक है। तो एक तो हो गया सर कूलम्ब एसआई यूनिट, दूसरा यूनिट क्या है? CGS यूनिट, जो कि स्टैट कूलम्ब होता है, उसी को ESU भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। सर कन्वर्जन क्या होगा? तो एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ ESU होंगे, ठीक है। और क्या यूनिट होते हैं सर? तो और यूनिट जो होते हैं उसको भी लिख लीजिए। पहला तो ये हो गया, दूसरा फैराडे, पता है फैराडे कन्वर्जन क्या है सर? तो लिख लेगा 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500
500 कूलम। एक फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है, तीसरा यूनिट क्या है सर? तो तीसरा यूनिट है EMU, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आएगा बात समझ में? जैसे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है, उसी तरह यहां पे भी जो कन्वर्जन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 10 EMU होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 10 EMU होता है। नोट डाउन कीजिए इसको। लिख लिया क्या? लिख लिया। अब सर एक ही कूलम इतने सारे ESU के बराबर है, एक कूलम सिर्फ 10 EMU के बराबर है, तो कौन बड़ा यूनिट होगा? ESU बड़ा यूनिट होगा या EMU बड़ा यूनिट होगा? एक कूलम जो है वो इतना ESU के बराबर है और एक कूलम 10 EMU के बराबर है, तो बड़ा कौन होगा? ESU बड़ा होगा या EMU बड़ा होगा? बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्टैट कूलम से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब जो हमने चार्ज पढ़ रखा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब जरा उसके ऊपर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, तो अब जरा चार्ज को अच्छे से समझते हैं। सर पहला है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज को अगर ऐड करना है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने दे दिया है कहीं सर 5 कूलम्ब चार्ज, दूसरे को दे दिया है 10 कूलम्ब चार्ज, और कह रहे हैं दोनों को ऐड करके बताओ, तो हम कहेंगे 5 कूलम्ब प्लस 10 कूलम्ब मिला जुला के 15 कूलम्ब। कोई कह रहा है सर एक जगह दिया है 10 कूलम्ब चार्ज, एक जगह दिया है -5 कूलम्ब चार्ज, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 - 5 यानी कि 5 कूलम्ब। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर Q नेट जो होगा वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जो भी करना हो ये अपना हम डायरेक्टली एड ऑन कर सकते हैं। बात समझ में आया? चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब सर अगर किसी एक बॉडी पे चार्ज है तो इसके चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब यहां से हम चार्ज को हटा सकते हैं। कैसे सर? सर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ले करके। अगर ये बॉडी चार्ज है, यहां से चार्ज को ट्रांसफर करना है इस बॉडी पे, तो हम कहेंगे सर इस पे से इलेक्ट्रॉन को हटा के इधर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर सर हम कहेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के इस पे डाल दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? फिर सर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इसका चार्ज इस पे आ जाएगा। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कैसे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? बाई गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाई गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो सर बाई गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो चार्ज हमेशा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल भी है। चलिए जल्दी लिखिए इसको, आगे बढ़े। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। पहले क्या कहा था कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मास तो था ही, यानी कि चार्ज किसका प्रॉपर्टी हो गया? मास का हो गया। यानी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब ध्यान से सुनिए, अगर कोई कह रहा है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है सर, इसके पास कुछ मास होगा सर। हाँ सर मास होगा। मैं कह रहा हूं इसके पास कुछ चार्ज भी है। ठीक है सर, होगा, बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूं इसके पास सपोज करो -2e चार्ज है, -2e चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, क्या करो कि सर पहले ये बॉडी क्या था? न्यूट्रल था। पहले बॉडी क्या था? न्यूट्रल था, तो इसका कुछ मास था, इसका कुछ मास था। मैं कहा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कितना नेगेटिव चार्ज आ गया? तो -2e चार्ज आ गया। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे e होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2e आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसीलिए क्या हो रहा है? -2e हो रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव चला जाता तो पॉजिटिव हो जाता, नेगेटिव आ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो -2e चार्ज आ गया। जब सर इलेक्ट्रॉन आया होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी आया होगा? बोलना नहीं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 9.1 × 10⁻³ kg, अभी बताया था।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास भी आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। आया क्या बात समझ में? लिखिएगा, while gaining electron, while gaining electrons, comma, mass of body increases, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आ रहा होगा। while losing electrons, comma, mass of body decreases। सर आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मास भी जा रहा होगा, तो आपके मास में से कुछ मास चला गया तो आपका मास कैसा हो गया, घट गया। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। क्लियर? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब यहां पे लफड़ा फंसा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। याद करिए क्लास 10th में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE पढ़ा था। वही यहाँ पे भी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब अगर कभी भी कोई ऐसा कह रहा है सर कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का बातचीत जब होता है तो क्या जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होते हैं, हमेशा इंटीग्रल या फिर होल नंबर के लो। ठीक है कि सर या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या कभी ऐसा देखे हैं क्या कि सर √7 इलेक्ट्रॉन आ गए, या सर 7/96 इलेक्ट्रॉन आ गए? अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन को एक बंदे की तरह समझो। ठीक है, एक बंदे की तरह। क्या पूरा मैटर को, एटम को समझो क्या है कि पूरा एटम अपने पास क्या है, एक घर है। उस घर में कुछ लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो कुछ लोग जब भी जाएंगे वो पूरे ही जाएंगे। अगर मेरे को कहीं जाना होगा तो ऐसा थोड़ी कि मेरा मुंडी कट के चला जाएगा, बाकी शरीर यहीं रह जाएगा। अरे नहीं भैया, मेरे को पूरा जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी टांग कटी, मेरी टांग चली गई, काम करके आ गई, मैं यहीं पे हूँ। अरे नहीं भैया, अब सारा जाना पड़ेगा। तो उसी तरह इनके केस में भी क्या होता है कि जब भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या तो पूरा ही आएगा। आएगा बात समझ में? तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि क्या है, यानी कि सर Q जो होता है वो हमेशा NE के बराबर होगा। कभी भी चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यहाँ पे Q क्या है, तो Q अपना चार्ज ट्रांसफर्ड है, चार्ज ट्रांसफर्ड है। अच्छा, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ चार्ज इसको लिखो। अरे भैया क्या हो रहा है, हाँ एक सेकंड। Q क्या है, चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है। E क्या है, तो E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आए क्या बात समझ में? ये कौन सा चार्ज है, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी है, कि चार्ज कितना एक्वायर करेगा बॉडी। चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी। सर वो पॉजिटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन गया होगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, Ne होगा। Q अपना क्या होगा, चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी होगा। N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होगा। E क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? ये जो N होता है, ये जो N होता है, ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। आई क्या बात समझे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे नंबर्स होंगे। यही हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। लिया गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सर ये जो Q इज इक्वल टू NE होता है, तो क्या हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा? अरे नहीं सर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो एक काम कीजिए, इनको थोड़ा हटा के इधर कर लीजिए और इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगा लीजिए। सर कोई भी चार्ज हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर मैं बात करता हूं कि यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे भी मैं बना लेता हूं, ठीक है। अब ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है, m है, इसका भी मास क्या है, m है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन चला गया, n इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब जो मेरे पास, और इसमें क्या हुआ, इसमें n इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें क्या हुए, n इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, n इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ठीक है। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं यहां से ये कह सकता हूं सर कि ये जो हुआ होगा और ये जो हुआ होगा, मैं जरा गोला बना लूं अपना, हाँ, ये जो गोला हुआ होगा और ये जो गोला हुआ होगा, अब इनका जो मास हुआ होगा ना सर, इनका जो मास हुआ होगा, इस पे मास तो पहले m था, तो पहले m था तो m तो रहेगा ही सर, इसमें n इलेक्ट्रॉन चला गया तो n इलेक्ट्रॉन का मास चला जाएगा, यानी n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये जो मास था वो मास तो रहेगा ही, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आए, n आए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, me, तो हमें प्लस n me करना होगा, आए क्या बात समझ में। तो इस तरह से मास ऑफ बॉडी चेंज करेगा। इसमें अगर मैं me का बात पूछूं तो me क्या है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि कितना होता है, तो ये होता है सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। आए क्या बात समझ में, क्लियर। अच्छा, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, सर इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, अच्छा इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस से पहले क्या करते हैं, ये जो हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े हैं, आज ये जरा इधर, सर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी, एक और चार्ज आपने सुना होगा पॉजिट्रॉन, सुना है क्या, पॉजिट्रॉन, सर ये पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन, तो सर ऐसे चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज कैरी करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में चार्ज कैरी करता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव में चार्ज कैरी करेगा, और जिसका मास भी क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा, तो वैसे चार्ज पार्टिकल को क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन कहेंगे, यानी कि लिखना, कैरीज प्लस ई चार्ज हैज मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आए क्या बात समझ में, सर इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज कैरी करेगा बट पॉजिटिव में, और मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा, तो वैसे चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए। तो सर हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर कोई कहेगा कि भैया पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इधर नहीं बनाते हैं, नीचे बना लेते हैं, नेगेटिव, तो आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव वाला इसको इधर धक्का देगा, ये पॉजिटिव वाला इसको इधर धक्का देगा, ये नेगेटिव वाला इसको इधर धक्का देगा, ये नेगेटिव वाला इसको इधर धक्का देगा। यानी कि अगर मैं इसका नाम 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 3 दे दूं, इसका नाम 4 दे दूं, तो आप कहोगे सर F on 2 ड्यू टू 1 कौन सा है सर, ये F on 2 ड्यू टू 1, ये इसका डायरेक्शन दिखाने का तरीका है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाने का तरीका है। F on 2 ड्यू टू 1 किस डायरेक्शन में, इस, अगर 1 पे पूछे तो F on 1 ड्यू टू 2, ये कौन सा होगा सर, ये होगा। अगर ये वाला पूछे तो ये कौन सा है सर, ये F on 3 ड्यू टू 4 है। अगर ये पूछे तो ये क्या हो जाएगा सर, F on 4 ड्यू टू 3 है। आया क्या बात समझ में, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अच्छा, और अगला क्या है सर, अगला है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इसको भी मैं दिखाना चाहूं तो जरा फोर्स के हिसाब से देखिए, सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सपोज कीजिए ये 5 है, ये
6 है। तो आप कहेंगे सर 5 वाला 6 को खींच रहा होगा और 6 वाला 5 को खींच रहा होगा, तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा इसको छोटा बना दिया जाए सर, ये फोर्स होगा, ये फोर्स होगा। ये 6 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, 5 पे, तो F/6 ड्यू टू 5 होगा। ये 5 पे फोर्स लग रहा है 6 के कारण, तो F/5 ड्यू टू 6 होगा। क्लियर है क्या? तो ये फोर्स दिखाने का, फोर्स का डायरेक्शन दिखाने का क्या हो गया, अपना तरीका हो गया। जरा नोट डाउन कीजिए, मैं देखूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब क्या है कि भैया जो चार्ज होता है वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। अगर कोई कह रहा है आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने 5 कूलम चार्ज दे दिया है, अब आप इसको लेके ऐसे दौड़ो, या आप इसको लेके ऐसे दौड़ो, या आप इसको बहुत तेजी से फेंक दो, या आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। इसके पास चार्ज अगर 2 कूलम है तो इसके पास हर एक केस में क्या होगा, चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, चार्ज इज इनवेरिएंट यानी कि लिखिए, चार्ज will not depend on relative motion। ठीक है, चार्ज विल नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव मोशन। अगर कोई कह रहा है कि चार्ज इसके पास, एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, कोई कह रहा है इस पे +2 कूलम का चार्ज है, और इसी ऑब्जेक्ट को c स्पीड से भेज रहे हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भेज रहे हैं, तो भी इसके पास कितना चार्ज रहेगा, +2 कूलम ही रहेगा। क्लियर? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास ये पेन है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, कुछ है ही नहीं है सर, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपके पास पेन है, इस कलम को जब आप स्पीड ऑफ लाइट से लेके भागने लग जाएंगे, आप तो नहीं भाग पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कहां भागेंगे? तो जब आप इस पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट देंगे, तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट से भागने लग जाएगा, तो इसका मास जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। इसका लेंथ जो है, इसका जो डायमेंशन जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। आएगा बात समझ में? इसका मास जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा भाई, बहुत भारी हो जाएगा। आएगा बात समझ में? तो वही क्या हमारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यानी कि if body moves with speed is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और मोर, और वे भैया और ओम कह लिख दे रहे हैं, और मोर its mass, dimension varies। आएगा बात समझ में? ये तो वेरी करेगा, लेकिन क्या चार्ज वेरी करेगा? नहीं, चार्ज वेरी नहीं करेगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है सर? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई चार्ज है, ये बॉडी है, इसके पास चार्ज है, अगर इसके पास चार्ज है तो ये कहीं ना कहीं अपने आसपास एक फील्ड बना रहा होगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों सर? क्योंकि अगर इसके आसपास में कोई भी चार्ज रखता हूं, अगर पॉजिटिव रखूंगा तो ये धक्का दे देगा, नेगेटिव रखूंगा तो ये खींच लेगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है। चार्ज मैं यहाँ पे रखा हूं, सपोज कीजिए वो कितना है सर, वो मान लीजिए कि 0.5 माइक्रोकूलम है, 0.5 माइक्रोकूलम है, और दूसरा चार्ज आपने जनरेट किया है -0.5 माइक्रोकूलम का, और उसको रख दिया अमेरिका में, तो क्या ये खींच लेगा उसको? अरे नहीं भाई, उतना डिस्टेंस भी तो होना चाहिए। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अमेरिका तक पहुंच रहा है? नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि क्या भैया ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो भैया अगर कोई चार्ज है तो अपने आसपास 3D रीजन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सर ये 3D रीजन बार बार क्यों बोलते हैं? अरे भैया अगर ये चार्ज है तो ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बात समझ आ रहा है? तो ये पूरे 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसलिए 3D रीजन कहते हैं। क्लियर? तो सर अगर कोई चार्ज है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। अब याद कीजिए क्लास 10th का अगर मैं बात करूं, सर एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज है, यानी आपके पास चार्ज है, अगर आप चार्ज को लेकर के चलना शुरू कर दें, यानी कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को लेकर के चल रहे हैं, तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं करंट बन रहा होगा।
सर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या नेगेटिव चार्ज फ्लो करे, हमें नहीं मतलब, हमें तो ये मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो या तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा या तो नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही देखते हैं। तो सर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट तो बन रहा होगा, और अगर करंट बन रहा है तो कहीं ना कहीं उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाए थे, देखे थे राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से सर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। यानी कि क्या है सर कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा। क्लियर? वो किस केस में है सर, अगर वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो। अगर सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हुआ तो, अगर वेलोसिटी चेंज करे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चिंता नहीं कर मेरे भाई, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा ही बनाएगा। बात आती है क्या, एक्सेलरेटेड चार्ज का। अगर मैं कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है, तो जब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगी तो उस केस में क्या होता है कि सर इसके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। और सर जब ये चल रहा है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। बात को समझना, जब ये इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, जब ये चल रहा होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। ऐसा कैसे होता है, तो हम पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के द्वारा ऐसा होता है, हम लोग वो सब पढ़ेंगे जब हम लोग मैग्नेटिज्म पे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए बस खाली इतना याद रखिएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। यानी कहीं ना कहीं सर ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। और अगर ऑसिलेशन हो रहा होगा, अगर ऑसिलेशन हो रहा होगा तो याद करो ऑसिलेशन होने से क्या होता था सर, वेव्स बनते थे। क्या बनते थे, वेव्स बनते थे। तो यहां पे भी क्या बनेगा, वेव बनेगा। कौन सा वेव बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। क्लियर है क्या, कौन सा वेव बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा इफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, इफ चार्ज मूव्स विथ वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, इफ चार्ज एक्सेलरेट्स, तो तीन केस तो हमारे पास है सर। अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ईएफ क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज चल रहा है सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर ये एमएफ क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर सर एक्सेलरेट कर रहा है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एंड क्या होगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इस बार बनेंगे। आए क्या बात समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।